इस वक्त मुद्दा गर्म हो गया है कि क्या मोदी के ट्रम्प कार्ड से चीन चित हो गया है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। ट्रंप G7 की बैठक में भारत को भी शामिल कराना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 की बैठक को स्थगित करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दुनिया में जो हो रहा है उसका G7 के सदस्य देश प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 के अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान सदस्य देश हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप इसके जरिए चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाना चाहते हैं। इसलिए यह मुद्दा गर्म हो गया है कि क्या पीएम मोदी के ट्रंप कार्ड से चीन चित हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में जो चल रहा है G7 उसका सही तरह से प्रतिनिधित्व करता है। यह बेहद पुराने ढर्रे के देशों का समूह है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाल और पीएम मोदी के दाव में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग घिरते नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये, मोदी के ट्रंप कार्ड से क्या चीन चित हो गया है। एक तरफ ट्रंप ने G7 की बैठक को स्थगित कर दिया, सितंबर में टाल दिया है और उससे पहले उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद भी यह सवाल और ज्यादा गर्म हो गया है कि क्या चीन चित हो गया है मोदी के ट्रंप कार्ड से। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वॉशिंगटन में 10 से 12 जून के बीच ये जो बैठक थी, शिखर सम्मेलन था, वो होने वाला था, लेकिन इसको पहले आखिरी जून तक बढ़ाया गया, उसके बाद सितंबर तक टाल दिया गया है। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी समर्थन वाले बयान ट्रंप की तरफ से लगातार दिए जाते रहे हैं। लगातार वो कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके देश हैं, उनके दोस्त हैं। इसके अलावा आपको एक बड़ी बात और बता दें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण कोरिया की बैठक के लिए भी ट्रंप आमंत्रित करना चाहते हैं। यानी जो बैठक होगी, जो शिखर सम्मेलन होगा G7 का, वो सितंबर में, लेकिन उससे पहले एक बैठक जिसमें भारत को भी वो आमंत्रित करना चाहते हैं। और इसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस कार्ड से चीन चित होगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से नीरज कुमार हमारे साथ हैं और पूर्व राजनयिक विवेक काटजू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज, आपके पास जिस तरीके से ट्रंप ने पहले तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण कोरिया की बैठक आमंत्रित की है और G7 के शिखर सम्मेलन को टाल दिया है और यह भी कहा है कि इस शिखर सम्मेलन में भारत को होना चाहिए, इसको किस लिहाज से देखें, किस तरीके से देखें। देखिए, सबसे पहली बात है कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन पे हमला किया जा रहा है, तो इसको इस पहल के तौर पे देखा जाता है कि चीन को घेरने की कवायद है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और उन्होंने ये कवायद इसलिए की है कि इसमें तमाम उन देशों को शामिल किया जाए ताकि चीन को घेरा जा सके। भारत के अलावा रूस की बात उन्होंने की है, दक्षिण कोरिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को वो शामिल करना चाहते हैं। और G7 को जिस तरह से उन्होंने आउटडेटेड बताया है, तो सितंबर में जब बैठक होगी तो देखना होगा कि क्या G7 का ही विस्तार होगा, G10 या G11 के तौर पे विस्तार होगा, या एक अतिरिक्त राष्ट्र के तौर पे ये चारों राष्ट्र इस बैठक में शामिल होंगे। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या ट्रंप चाहते हैं कि G7 का विस्तार G11 के तौर पे हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की, अगर ये तमाम देश G7 का हिस्सा होने को राजी होते हैं तो कहीं ना कहीं चीन पे दबाव बढ़ेगा और भारत की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि G7 अब आउटडेटेड हो चुका और भारत लगातार ये मांग करता रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की जो मांग करता रहा, उस मांग को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारत का बार बार ये दावा है कि पहले जब ये तय हुआ था सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की सदस्यता को लेकर, तब से अब दुनिया काफी बदल चुकी है और ट्रंप भी वही कह रहे हैं कि G7 अब आउटडेटेड हो चुका है। इसलिए भारत के लिए एक बड़ी बात है, लेकिन देखना होगा कि भारत की पहल आने वाले दिनों में क्या होती है। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक काटजू, सबसे पहले आपके पास ट्रंप का ये कहना कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए और उससे पहले एक बैठक भी बुला रहे हैं और जो शिखर सम्मेलन होने वाला था उसको सितंबर तक टाल दिया है, भारत के लिए इसके मायने क्या हैं? देखिए, कुछ निमंत्रण ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत सतर्कता दिखानी पड़ती है। ये एक इसी तरह का निमंत्रण, क्योंकि पहले तो ट्रंप की मंशा नहीं पूरी मालूम। ये होता है कि अक्सर होता है कि G7 जो कि एक विश्व के विकसित देशों का समूह है और वो समूह ऐसा है कि वो अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए
विश्व की आर्थिक नीतियों का पर कंट्रोल चाहता है। भारत एक विकासशील देश है, हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन हमारे हित और जो 7 देश अभी G7 में हैं उनके हित बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो एक तो ये प्रश्न, दूसरा निमंत्रण की तौर पे अगर बुलाया है तो ये काफी बार होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है कि एक जो होस्ट है वो और देशों को भी बुलाता है ऐसे मंचों से की बैठक के पहले कि उनके विचार भी जान ले। हाँ, जैसे आपके सहयोगी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, इसका मकसद ट्रंप ने नीरज कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक आर्जू नीरज कुछ कहना चाह रहे हैं, नीरज जल्दी से। जी, विवेक जी से मेरा सवाल यह है कि अगर G7 में इस तरह का आमंत्रण ट्रंप की तरफ से भारत को आता है और भारत, रसिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं, तो क्या दुनिया के स्तर पे भारत का जो कद है वो बढ़ेगा? क्योंकि भारत लगातार ये मांग भी करता रहे कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में भी बदलाव होना चाहिए और भारत को भी अस्थायी सदस्य बनना चाहिए। देखिए, जो सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य भारत को तो बनना ही चाहिए। जो भारत की पोजीशन है वो हर मौजू से उसको ये हक देती है, लेकिन उसकी सदस्यता बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। नहीं, मुझे लगता है नीरज ये जानना चाह रहे हैं विवेक आर्जू कि क्या हमारा पक्ष मजबूत होगा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है। अगर अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते और बेहतर होते हैं तो क्या उससे, ठीक है विवेक आर्जू जी आएंगे आपके पास, विवेक आर्जू आपके पास आएंगे, आप इस पर जवाब दीजिएगा। के सिन्हा साहब, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ये खुद कह रहे हैं कि भारत को G7 में शामिल होना चाहिए। जी देखिए, मेरा नजरिया थोड़ा डिफरेंट है। मेरा ये मानना है कि जब आपको इनवाइट करते हैं, आप प्रत्यक्ष देखें, G7 की इतिहास को देखें। 1973 में जब ये चला था तो ऑयल क्राइसिस के दौरान ये बना था, G4 होता था, बढ़कर G5 हुआ, G6 हुआ, G7 हुआ, G8 हुआ। G8 पे रशिया भी इसमें आ चुका था। 2014 में उसको जो क्रीमिया में उसने एनेक्सेशन की थी तो उस समय उसको वहां से निकाल दिया गया। फिर ये G7 हुआ। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये केवल ऐसा नहीं कि इकोनॉमिकली जो सबसे ये सशक्त देश है उसकी एक ग्रुपिंग है। ये ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काजू साहब की बात मैं सुन रहा था, उनका अपना विचार है। मेरा ये मानना है कि यदि हमें इनवाइट के लिए तो यूरोपियन यूनियन भी इनवाइट के तौर पे जाता है, मगर जब वो पिछली बार भी गए थे, ट्रंप पिछली बार भी फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से जब इनवाइट किया गया था, मोदी तब भी गए थे। जी हाँ, उसमें जाते रहे हैं। पर अभी जो बात हो रही है वो एक्सपैंड होने की बात कर रही है और वो G10 या G11 की बात कर रहे हैं। G10 में कौन शामिल है? उसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, जापान की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। और G11 होगा तो रशिया को फिर से वो ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा ये है ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग ऑफ नेशंस का है। टिप्पणी करना चाहता जी, विवेक आर्जू आएंगे आपके पास। तो सवाल फिर ये भी खड़ा होता है सिन्हा साहब, क्या चीन के खिलाफ ये कोई नई रणनीति है ट्रंप की? लेकिन इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताकर चीन से विवाद हल करने में सहयोग की बात किस तरीके से कह चुके हैं, पहले वो सुन लेते हैं। I like Modi. I like your prime minister a lot. He's a great gentleman. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. और मोदी दोस्त हैं ट्रंप के। भारत के बारे में तमाम जो समर्थन वाले बयान ट्रंप की तरफ से इस तरह से आते रहे। विवेक आर्जू, नहीं, मोदी और ट्रंप में दोस्ती है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जब देशों की बात आती है तो दोस्ती रहती है, दोस्ती से फायदा होता है नेताओं की दोस्ती से। लेकिन जो देश हैं, बड़े देश हैं, छोटे देश हैं, हर देश अपने हितों के अनुसार काम करता है। ट्रंप का इस वक्त हित है कि वो चुनाव जीते, उसके लिए उन्होंने अब चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उस मोर्चे में वो चाहते हैं कि जितने बड़े देश शामिल हो सकें और उनके साथ शामिल हो। क्या इस वक्त हम चाहेंगे
अमेरिका से हमारे रिश्ते हम चाहते हैं सुदृढ़ हों, बढ़ें, लेकिन क्या हम ये भी चाहेंगे कि हम उनके इस तरह से रिश्ते बढ़ाएं कि उन रिश्तों को बढ़ाने के साथ साथ चीन के साथ हमें मुश्किल हो? हमारा जो उद्देश्य है और जो राजनय की जो मांग है वो ये है कि अमेरिका के साथ हम अपने रिश्ते बढ़ाएं अपने हितों के अनुसार, और चीन के साथ जो हमारी मुश्किलात हैं उनको इस तरह हल करें कि जो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं उसकी साया इस पे नहीं पड़े। वही एक राजनय की मांग है, वही समझ बूझ है, और मुझे लगता है मोदी जी इसको बेखूबी जानते हैं। तो ये निमंत्रण अपनी जगह है, लेकिन इस निमंत्रण को अगर एक विकसित देशों में हमें शामिल होना है तो हम एक दिन आएगा जब विकसित देशों में शामिल होंगे, लेकिन आज के दिन ठीक है विवेक, आज जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर इस तरह की जो बात है वो ट्रंप की तरफ से कही गई है, कुछ इसी तरह की बात कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने भी कही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। प्रेसिडेंट ट्रंप के कई बयान सुन चुके हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि चीन के साथ मैं मीडिएट कर सकता हूं, मीडिएट करना आप माने तो मैं मीडिएट करूंगा। तो ट्रंप साहब तो बहुत कुछ कहते हैं, कश्मीर के बारे में भी कहते हैं, और अभी उन्होंने कह दिया कि WHO से हम निकल रहे हैं, अभी उन्होंने फैसला किया। तो मैं ट्रंप साहब के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इलेक्शन ईयर है और ट्रंप साहब अपनी इलेक्शन के संबंध में अपने निर्णय ले सकते हैं। ठीक है सिन्हा साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ट्रंप अगर कह रहे हैं या तो उनके बयान के मायने बहुत ज्यादा नहीं है या फिर बयान के मायने हैं, जो वो कह रहे हैं वो चाहते भी हैं वैसा करना। देखिए, बयान के मायने आप निकालिएगा कि वो ऐसे हवा में बात कर रहे हैं तो ये बात गलत है, क्योंकि इसमें G10 की बात हो रही है। देखिए, ब्रिक्स भी है, चाइना हमारे साथ में है, ब्रिक्स के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम शामिल हैं चाइना के साथ। अमेरिका नहीं है वहां, मगर आप जब एक ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं उसको आप प्रत्यक्ष में लेंगे कि आज की हालात, आप क्वाड की बात होती है, इन G10 के अंदर या G11 बनता है तो क्वाड के जितने देश हैं उसमें शामिल है। साहब यही तो समझने की कोशिश करें, क्या ये ग्रुप का एक्सटेंशन होगा, क्या भारत को शामिल किया जाएगा? होना चाहिए मेरे अनुसार। देखिए, आप केवल बसेस छोड़ देंगे, एयरक्राफ्ट नहीं पकड़ेंगे तो आप अपनी दूरी को नहीं तय करेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की आप जब बात करते हैं तो आपको इन चीजों के ऊपर चलना पड़ेगा। कोविड के पीछे छिपना कि देश की पूरी विश्व की परिस्थिति बदल गई है, चाइना एकदम खड़ा हो गया है हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे, आप यदि इन चीजों को लेकर के इन चीजों को आप मिस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज शुड नॉट बी मिस्ड। यदि आपको ऑफर आता है तो ज्वाइन करना चाहिए, मेरा मानना है। देखिए, आज के दिन में चाइना मतलब ये हमारे लिए सकारात्मक संकेत देता है, ये हमारे लिए सकारात्मक संकेत देता है ट्रंप का कहना। विवेक काटजू आ रहे हैं आपके पास, इससे पहले देख लेते हैं कि लद्दाख के मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने दावा किया कि चीन की जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है और अगर ऐसे ही तानाशाही जारी रही तो वहां क्रांति भी हो सकती है। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन पर आमिर खान की फिल्म 3 इडियट बनी थी। चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। जब वो नाराज हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है और इससे चीन बहुत डरता है। शिक्षाविद सोनम वांगचुक का मानना है कि चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है और चीन अपनी जनता को गुमराह करने के लिए पड़ोसी देशों से दुश्मनी बढ़ा रहा है। कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर
काम आएगी जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। ज़रा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर ये पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसकी जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, ज़रा सोचिए। विवेक आर्जू, सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं, चीन के भीतर वहाँ की जो जनता है वो नाराज है, लेकिन दुनिया के जो कई देश हैं उनमें भी चीन को लेकर नाराजगी है। यानी भले ही G7 में भारत को ट्रंप शामिल नहीं करता है, लेकिन जिस तरह की रणनीति, जिस तरह की बातें, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान के मामले में भी किस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत कामयाब रहा है। हमने महाशक्ति के साथ जो तमाम शक्तिशाली देश हैं उनके साथ जो करीबी बढ़ाई है उसका रिजल्ट हमने देखा है। तो क्या ट्रंप के इस बयान से और जो कदम भारत की तरफ से उठाया जा रहा है अमेरिका के साथ जो करीबी है, क्या उससे हम चीन को चित कर पाएंगे? यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप क्या एक रणनीति बना रहे हैं चीन के खिलाफ? देखिए, प्रधानमंत्री ने सही राह दिखाई है जब उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात करी। उसके मतलब यह है कि जिस दिन भारत की औद्योगिक शक्ति बढ़ेगी, जिस दिन भारत के आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, उस दिन भारत की साख दुनिया में आज से कहीं ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, इसीलिए उनके सब प्रोग्राम है, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया। विवेक जी कहिए। नीरज बोलिए। कहिए। विवेक जी, आपको लगता है कि 2014 में जब रूस को G7 के लोगों ने निलंबित किया इसी ग्रुप से, तो रूस दोबारा इस बार आएगा, इस विस्तारवादी जो मीटिंग होगी G7 की उसमें शामिल होगा, और रूस के बिना क्या भारत का जाना ठीक रहेगा? ऐसे में जबकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कह चुके हैं कि चीन के मसले पे चर्चा होगी सितंबर वाली बैठक में। देखिए, रूस और चीन के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि चीन और रूस के बीच में वो दरार पैदा करें। मुझे आज के दिन नहीं लगता है कि वो दरार पैदा कर पाएंगे या उन संबंधों को वो कमजोर कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में भारत क्या क्या निर्णय लेते हैं? ऐसे नहीं, भारत को अगर निमंत्रण दिया गया तो भारत को जाना चाहिए, लेकिन ये सोच समझ के जाना चाहिए कि भाई उस निमंत्रण का उद्देश्य क्या है। और जब G7 देशों की बैठक होगी और उसमें अगर शामिल होना है तो भारत को ये भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या हमारे आर्थिक हित और इन G7 देशों के आर्थिक हित, क्या इनकी नीतियां हमारी नीतियां एक मेल खाती हैं कि नहीं पहुंचती हैं, मेल खाती हैं नहीं। एक आखिरी बात मैं कहूं, हाँ, ये हो सकता है कि हम इस विश्लेषण करने के बाद पहुंचे कि वहां पे हमें, अगर हम उस मंच में हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी और हमारी बात, हम प्रभावशील होंगे उसके कारण, तो वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा बस ये इस वक्त कहना है कि इस निमंत्रण को सदस्यता लेने के पहले हमें देखना होगा। हालांकि साख बढ़ेगी, इस बात से आप भी इनकार नहीं करें, क्योंकि सबसे विकसित और औद्योगिक महाशक्तियों का ये संगठन है। जी काजू साहब, बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री का कहना है कि अगर G7 देशों के समूह भारत में भारत इसमें शामिल होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सुनिए जरा क्या कहा। G7 ग्रुप की बैठक को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा स्थगित करना और उसमें भारत को शामिल करने की इच्छा करना
ये अपने आप में आज भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अब भारत भी इस बड़े ग्रुप का सदस्य बनेगा और यही भारतवासियों के लिए आज बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। सिन्हा साहब आपके पास आना चाहती थी लेकिन नहीं आ पाऊंगी, लेकिन सवाल वही है कि आपने तो संकेत भी दिए कि G7 में शामिल होना चाहिए, ये अच्छे संकेत हैं, पर सवाल वही है कि भले ही अगर शामिल भी नहीं होते, एक माहौल जो ट्रंप की तरफ से बनाया जा रहा है भारत को लेकर, साख बढ़ेगी, विवेक काटजू ने भी इस बात को माना है, तो क्या इस रणनीति को हम चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएंगे और क्या ये ट्रंप की भी एक रणनीति है चीन को चित करने की? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक काटजू जी आपका, के सिन्हा साहब आपका, नीरज आपका भी शुक्रिया। और आइए बढ़ते आगे। देश में चल रहे कोरोना संकट से निपटने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा कदम उठाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी कपड़ा बनाने वाली कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज में कम लागत वाली पीपी किट बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह किट दादर और नागर हवेली के सिलवासा में मौजूद फैक्ट्री में बनाई जा रही है। चीन से मंगाई जाने वाली किट के मुकाबले यह किट 1/3 कम खर्च पर तैयार की जा रही है, जिसकी लागत करीब 650 रुपए आ रही है। फैक्ट्री में रोजाना करीब 1 लाख पीपी किट तैयार की जा रही हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ वक्त पहले आलोक इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था। कंपनी का दावा है कि इतनी बड़ी संख्या में पीपी किट उपलब्ध करवाने से कोरोना से लड़ाई में मदद मिलेगी। और आइए बढ़ते आगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ा ही दिलचस्प ट्वीट किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके दावत दी है। उन्होंने कहा है कि एक समोसा और आम की चटनी बनाई और अब वो इसे आपके साथ साझा करना चाहते हैं। आपने ट्वीट में स्कॉट मॉरिसन ने लिखा, पीएम मोदी शाकाहारी हैं और इसी हफ्ते वीडियो लिंक के जरिए उनसे मुलाकात करके उनके साथ समोसा और चटनी साझा करना चाहूंगा। इस पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम के समोसा खाने के न्योता देने वाले ट्वीट पर पीएम मोदी ने भी जवाब दिया और उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, हिंद महासागर से जुड़े हुए भारतीय समोसे से एकजुट पीएम स्कॉट मॉरिसन, समोसा बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है। एक बार कोरोना पर निर्णायक जीत हासिल कर लें, उसके बाद हम साथ में समोसे खाएंगे। 4 जून को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं।